गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 10वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 प्रकरण 3 वृत्त का प्रसंग्रह 3.3 करने जा रहे हैं। इस प्रसंग्रह करने के पूर्व इसकी जो बेसिक जानकारियां हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम वृत्तचाप की बात करते हैं। वृत्तचाप क्या है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है जिसका सी केंद्र है। ए बी जो है वह छेदन रेखा है, इसको इस पर छेदन रेखा के भी बोल सकते हैं। तो यह जो भाग है ए एक्स बी, यह जो है चाप है, और ए वाई बी यह दूसरा चाप है। जिस ओर केंद्र है वह दीर्घ होता है तो वह दीर्घ चाप है और इसे हम लघु चाप कहेंगे। तो यह दीर्घ चाप, अगर नाम की बात करें तो दीर्घ चाप ए वाई बी तथा लघु चाप ए एक्स बी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है केंद्रीय कोण क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। आकृति देखिए, यहाँ पे ओ केंद्र वाला वृत्त है। तो यहाँ पे परिभाषा इसकी दी गई है, जिस कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के केंद्र पर होता है उस कोण को हम केंद्रीय कोण कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ओ केंद्र वाला वृत्त है, कोण ए ओ बी केंद्रीय कोण होगा। ठीक है, केंद्रीय कोण का माप जो होता है, केंद्रीय कोण को थीटा द्वारा दर्शाते हैं और इसका जो माप होता है वह लघु वृत्तचाप के माप के बराबर होता है। ठीक है, तो केंद्रीय कोण का माप लघु वृत्तचाप के माप के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद चाप का माप देख लीजिए, 4 पॉइंट है इसका। लघु चाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। जैसा कि हमने आकृति में देखा था, कोण ए ओ बी का माप थीटा है और लघु चाप ए पी बी का भी माप थीटा ही होगा। ठीक है, दीर्घ चाप का माप तो पूरा क्या है, वृत्त है। वृत्त का अंशात्मक वक्त 360 अंश होता है, तो दीर्घ चाप का माप बराबर 360 ऋण संगत लघु चाप का माप। ठीक है, आकृति में चाप ए क्यू बी का माप का माप दीर्घ चाप है, उसका माप ज्ञात करना है। तो 360 माइनस लघु चाप ए पी बी का माप। ठीक है, उसके बाद अर्धवृत्तीय मतलब कि अगर छेदन रेखा व्यास से होकर जा रही है तो वह क्या होता है, वृत्त को 2 भागों में बांट देगा, समान भागों में। तो अर्धवृत्तीय चाप का माप या अर्धवृत्त का माप 180 अंश होता है। उसी प्रकार पूर्ण वृत्त चाप का माप अर्थात पूर्ण वृत्त का माप कितना होता है, 360 अंश होता है। आगे बढ़ते हैं, चाप की सर्वांग समता के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, 2 चापों की त्रिज्या एवं माप समान हो तो वे चाप परस्पर सर्वांगसम होते हैं। 2 चापों की त्रिज्या एवं माप समान हो तो वे चाप परस्पर सर्वांगसम होते हैं। आकृति में देख लीजिए, ये आकृति है। आकृति में चाप डी तथा चाप जी एफ, यहाँ पे देखिए कितना है, 70 है, ये भी 70 है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि चाप डी सर्वांगसम चाप जी एफ होगा। तो इस प्रकार से इसे दिखाएंगे। ठीक है, चाप डी सर्वांगसम जी एफ, क्योंकि केंद्रीय कोण माप उनका समान है। आगे बढ़ते हैं, चापों के मापों का योग गुणधर्म। तो चापों के मापों का योग गुणधर्म, जिस प्रकार से हम कोणों के मापों का योग गुणधर्म लगाते हैं उसी प्रकार से 2 चापों को भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है माप चाप ए बी सी, या ध्यान से देखना, ए बी और ए है सी। दूसरा है चाप सी डी ई, दोनों में जो कॉमन है एक ही बिंदु होना चाहिए, एक बिंदु कॉमन होगा तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं। तो चाप ए बी सी धन चाप सी डी ई बराबर चाप ए सी ई। आप उसे ए बी ई भी बोल सकते हो, ए डी ई भी बोल सकते हो। तो चाप का जो प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु वह फिक्स होता है और अंदर के बिंदु को हम बदल सकते हैं, एक ही नाम होगा उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चापों
के योग का गुणधर्म कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रमेय है, एक ही वृत्त के या सर्वांगसम वृत्तों के सर्वांगसम चापों की संगत जीवा सर्वांगसम होती है। सर्वांगसम चापों की सर्वांगसम जीवा सर्वांगसम होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वृत्त दत्त में बी केंद्र वाला वृत्त है, चाप APC सर्वांगसम चाप DQE दिया हुआ है, तो हमें जीवा AC सर्वांगसम जीवा DE करना है। तो आपके सामने दो त्रिभुज हैं, यहाँ पे हम लोग इसे कर लेते हैं। भुजा AB सर्वांगसम भुजा BD, कारण त्रिज्या है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से भुजा BC सर्वांगसम भुजा BE, यह भी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। और कोण ABC सर्वांगसम कोण DBE सर्वांगसम चापों की परिभाषा हो गई, क्योंकि त्रिज्या एक ही है ना, तो यह सर्वांगसम चापों की परिभाषा के अनुसार ये दोनों हो गए कोण। तो अगर एक और से अगर हम पढ़ेंगे तो भू को भू कसौटी से त्रिभुज क्या हो गया, भू को भू कसौटी से त्रिभुज हो गया सर्वांगसम। जब त्रिभुज सर्वांगसम तो बची हुई भुजाएं सर्वांगसम, तो जीवा AC सर्वांगसम DE, कारण देंगे सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार दूसरा वाला एक प्रमेय है, एक ही वृत्त की या सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप भी सर्वांगसम होते हैं। ठीक इसका उल्टा जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यह है, इसे ध्यान में रखें। एक बार से फिर से जो भी बातें हमने पढ़ा उसका एक रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहा है, जिस कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के केंद्र पर होता है उस कोण को हम केंद्रीय कोण कहते हैं। चाप के माप की परिभाषा के अंतर्गत 3 बातें हैं, ध्यान से देखना। लघु चाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। दीर्घ चाप का माप बराबर 360 ऋण संगत लघु चाप का माप। और तीसरा जो है अर्धवृत्त के चाप का माप 180 अंश होता है। चौथा एक और रहना चाहिए, वृत्त के चाप का माप 360 अंश होता है। यहीं पे हम लिख लेते हैं, चौथा वृत्त के चाप का माप 360 अंश होता है, ठीक है। फिर आगे, किन्हीं दो वृत्त चापों की त्रिज्या और माप समान हो तो वे सर्वांगसम होते हैं, तो वे सर्वांगसम वृत्त होंगे। एक ही वृत्त के चाप ABC और चाप CDE के बीच जब एक ही सामान्य बिंदु है, यहाँ पे देखिए C दोनों में आ रहा है, तब हम दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ सकते हैं और बड़ा चाप प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे माप चाप ABC धन माप चाप CDE, तो ये कॉमन वाला है, तो माप चाप ACE होगा, ठीक है। जो कॉमन वाला है उसी को बीच में रखें, ACE। एक ही वृत्त के सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं सर्वांगसम होती हैं, ठीक है। सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं भी कैसी होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। और सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप भी सर्वांगसम होते हैं। एक दूसरे का उल्टा है, अगर चाप सर्वांगसम दिया गया है तो उनकी जो संगत जीवाएं होंगी वो सर्वांगसम होंगी। अगर वृत्त में सर्वांगसम जीवा दी गई है तो संगत चाप भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह था प्रश्न संग्रह 3.3 के अंतर्गत 3.3 के अंतर्गत जो भी बेसिक बातें थी उसे हमने किया। अब हम प्रश्न संग्रह 3.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला जो सवाल है, क्या कहता है सवाल, देखते हैं। आकृति में C केंद्र वाले वृत्त पर G, D, E और यह बिंदु है, इसमें से कोण ECF बराबर 70 अंश दिया है। ECF कितना दिया है, 70 अंश दिया है। और चाप DGF कहाँ है, DGF,
इसका जो माप है कितना दिया है, 200 दिया है। तो हमें चाप डी का मान ज्ञात करना है और चाप डी ई एफ का मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हल। केंद्रीय कोण का माप संगत लघु चाप के माप के बराबर होता है, जानते ही हो। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माप चाप ई एफ बराबर मेजर कोण ई सी एफ। कारण दे देते हैं केंद्रीय कोण, ठीक है, ये कारण दे देते हैं। चूंकि मेजर एंगल ई सी एफ बराबर 70 अंश ये दत्त में दिया हुआ है, इसलिए माप चाप ई एफ बराबर कितना हो गया, 70 अंश हो गया। माप चाप ई एफ कितना हो गया, 70 अंश हो गया। ये किस लिए हम ज्ञात किए हैं उसके बाद में देखेंगे, मालूम पड़ेगा किस लिए है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया, चाप डी जी एफ का माप दिया गया। डी जी एफ का माप हम लोग के सामने है, ठीक है। और चाप डी ई एफ का पूछा है, ठीक है, चाप डी ई एफ का पूछा है। तो यहाँ से कर लेते हैं। अगर चाप डी जी एफ को देखिए और चाप डी ई एफ, ये दोनों की अगर हम बात करें, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पूरा वृत्त बनता है कि नहीं, बराबर ना, पूर्ण वृत्त बनता है। और पूरे वृत्त का चाप का माप कितना होता है, 360 अंश होता है। तो हम लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। माप चाप डी जी एफ धन माप चाप डी ई एफ बराबर, देखिए डी जी एफ और डी ई एफ पूरा वृत्त हो रहा है, बराबर 360 अंश। कारण दे देंगे वृत्त का अंशात्मक माप, ठीक है। इसके बाद माप चाप डी जी एफ का मान दिया है, कितना दिया है, 200 दिया है, 200 अंश। तो 200 अंश धन माप चाप डी ई एफ बराबर 360 अंश। पक्षांतरण कर लेते हैं। माप चाप डी ई एफ बराबर 360 अंश माइनस 200 अंश, इसलिए माप चाप डी ई एफ बराबर 160 अंश प्राप्त हो गया, ठीक है। चाप डी ई एफ का मान चाहिए था, डी ई एफ का माप ज्ञात हो गया। अब हमें चाप डी ई चाहिए, तो ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पे डी ई एफ कितना मिला हमें, 160 मिला है, और डी ई का मान ज्ञात करें। तो डी ई धन ई एफ बराबर क्या है, डी ई एफ होगा कि नहीं। चापों का योग गुणधर्म लगा देते हैं। तो यहाँ पे माप चाप डी धन माप चाप ई एफ बराबर माप चाप डी ई एफ। कारण चापों का योग गुणधर्म बराबर। अब उसके बाद मान रख लेते हैं। तो चाप, इसलिए माप चाप डी, ये तो ज्ञात करना है हमें। ई एफ का मान कितना मिला है हमें, 70 मिला हुआ है, 70 यहाँ पे लिख लेते हैं, 70 अंश बराबर चाप डी ई एफ का मान कितना है, 160 अंश मिला हुआ है। इसलिए पक्षांतरण करेंगे। माप चाप डी बराबर 160 माइनस 70 अंश, इसलिए माप चाप डी ई बराबर कितना हो गया, 90 अंश। तो इस प्रकार से यह सवाल हल हुआ। आगे की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है, आकृति में त्रिभुज क्यू आर एस समबाहु त्रिभुज है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। क्यू आर एस कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये बातें हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। दत्त
दत्त में तो ये दिया है, उपपत्ति डायरेक्ट करते हैं, उपपत्ति। ठीक है, तो सबसे पहला समबाहु त्रिभुज है, तो वह लिख लेते हैं त्रिभुज QRS समबाहु त्रिभुज है, दत्त हो गया। अब आप जानते हो क्या समबाहु भुजाएं कैसी होती हैं? सर्वांगसम होती हैं, तो वो लिखते हैं चूंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं सर्वांगसम समान होती हैं, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया भुजा RS बराबर भुजा QS बराबर सर्वांगसम भुजा QR बराबर। अब आकृति के अनुसार ये जो भुजा है वह वृत्त की क्या होगी? जीवा होगी। तो अर्थात करके, तो अर्थात भुजा को हम क्या नाम दे देते? जीवा। जीवा RS सर्वांगसम जीवा QS सर्वांगसम जीवा QR। ये चीज़ मिल गया, ये चीज़ मिला। अब हम जानते हैं कि सर्वांगसम जीवाओं के जो संगत चाप होते हैं, चूँकि वृत्त में सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो जीवा RS, इसलिए चाप RS सर्वांगसम चाप QS सर्वांगसम चाप QR। ये पहला वाला हमारा सिद्ध हो गया, ऐसा समझें। अब मान लेते हैं, माना चाप RS बराबर चाप QS बराबर चाप QR बराबर x अंश नंबर 1। ठीक है, ये आगे वाला जो QRS 240 अंश हमें सिद्ध करना है, उसके लिए हम जा रहे हैं, देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो ये मान लिया x। अब ये जो चाप है, ये तीनों ही चाप QR QS और QR, अगर तीनों को मैं मिला दे रहा हूँ तो पूरा वृत्त बन जा रहा है। तो अंशात्मक माप कितना होगा? 360 अंश होता है ना, तो वही लिखेंगे हम लोग। माप चाप RS धन माप चाप QS धन माप चाप QR बराबर 360 अंश, कारण वृत्त का अंशात्मक माप। ठीक है, अब यहाँ पे सभी क्या है? यक्ष हैं, तो वो मान लेते हैं यक्ष अंश धन यक्ष अंश धन यक्ष अंश बराबर 360 अंश। अब इसे जोड़ते हैं तो 3x बराबर 360 अंश, इसलिए x बराबर 360 अंश बटे 3, इसलिए x बराबर 120 अंश। कितना मिला? 120 अंश। इसलिए चाप मापचाप RS बराबर मापचाप QS बराबर मापचाप QR बराबर x बराबर 120। ठीक है, कितना हो गया? 120 अंश हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? चाप QRS। तो ध्यान से देखिए, चाप QRS कहाँ है? QRS ये वाला है, चाप QRS है, मतलब कि चाप QR धन QS। तो यहाँ पे लिखते हैं
चूंकि चाप QR धन मापचाप RS बराबर मापचाप QRS, चापों का योग गुण धर्म बराबर है। चाप QR धन चाप QRS धन बराबर होगा किसके? QRS के। अब QR का और QRS का माप कितना है? 120 अंश मिला हुआ है, तो माप रख लेते हैं। तो इसलिए 120 अंश धन 120 अंश बराबर मापचाप QRS। अब इन्हें जोड़ेंगे, इसलिए मापचाप QRS बराबर 240 अंश। तो ये दूसरा वाला जो सिद्ध करना था QRS का माप कितना है? 240 अंश हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, इस अब अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। क्या कहता है सवाल? आकृति में जीवा AB सर्वांगसम जीवा CD दिया है, तो चाप AC सर्वांगसम BDS करना है। तो उत्पत्ति शुरुआत वही जो दत्त में दिया है। जीवा AB सर्वांगसम जीवा CD ये दत्त में दिया हुआ है बराबर। तो चूंकि सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, इसलिए चाप AB सर्वांगसम चाप CD ये हमें मिल गया बराबर है। इसको दे देता हूँ, अर्थात चाप AB बराबर चाप CD, इसे दे देता हूँ नंबर 1। ठीक है, अब चूंकि चाप AB है बराबर ना, चाप AB को मैं चाप AC धन चाप CB लिख सकता हूँ बराबर ना। चापों का योग गुणधर्म लगेगा, चापों का योग गुणधर्म बराबर। इसे दे देता हूँ नंबर 2। ठीक, इसी प्रकार चाप CD की बात कर लेते हैं। CD यहाँ पे है, तो तथा चाप CD बराबर चाप CB धन चाप BD नंबर 3 वही है, चापों का योग गुणधर्म बराबर। अब कथन 1 2 3 से, एक में क्या ये दोनों बराबर है ना, तो मतलब ये दोनों बराबर हो गए, बायां पक्ष बराबर तो दायां भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे कथन 1 2 व 3 से, 1 2 व 3 से चाप AC धन चाप CB बराबर होगा चाप CB धन चाप BD, है कि नहीं। और दोनों साइड में क्या है? चाप CB है, कट हो जाएगा, तो इसलिए चाप AC बराबर चाप BD मिला। अर्थात चाप AC सर्वांगसम चाप BD
जो सिद्ध करना था वह हमें प्राप्त हो गया। आया समझ में सभी को? सभी को समझ में आया? तो इसी प्रकार से यह सवाल हल हुआ और प्रसंग्रह 3.3 जो है वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।